अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर हया नुमान और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। ओपीडी ऑनलाइन में जिस तरह के आप लोग जानते हैं, हम हर दफ़ा किसी न किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं। ज़्यादातर ऐसे टॉपिक या ऐसे मौजू जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी कोई ना कोई अहमियत है या हम उन मसाइल के साथ डेली कोई ना कोई सफ़र कर रहा होता है। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ओपीडी ऑनलाइन में वो है घुटनों के मसाइल। घुटनों को चोट लगना, नी इंजरीज जिसको हम दूसरी ज़बान में कह सकते हैं, या फिर घुटनों की रस्सी की चोट, घुटनों की हड्डी की चोट, ये सारे मसाइल जो आज है हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो आज, उनका नाम है डॉक्टर उस्मान सरवर साहब। वो बतौर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ ओपीडी ऑनलाइन की पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर समर आसिम जो कि एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इन दोनों को वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें आज टाइम दिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के बारे में आपने हमें खुद ही आइडिया दिया, क्योंकि आप डेली इतने पेशेंट्स देखते हैं जिनके साथ ये मसाइल मौजूद हैं। अस्सलाम डॉक्टर उस्मान, सो नाइस टू हैव यू बैक। डॉक्टर उस्मान, ये जो अहम टॉपिक है कि घुटने पे चोट लग जाना जब कोई गिर जाए या कोई स्पोर्ट्स के दौरान, तो कभी कभी ये बहुत सीरियस मसला होता है, कभी ये नहीं होता है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़रा हमने समझाएं कि क्या क्या चोटें लग सकती हैं घुटने में। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ आपके पास आता है या वो एक्सरे पहले ही करवा के आ जाता है और एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट ही बता देता है, एक्सरे रूम में बता देता है कि जी ये नॉर्मल है, फिर वो आपके पास आते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी चोटें हैं जो कि गिर जाने से, स्पोर्ट्स की वजह से घुटने पे लग सकती हैं, और बिलखसूस वो कौन सी चोटें हैं जो कि एक्सरे में नज़र नहीं आती लेकिन मरीज़ चलने से कासिर हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर समर। सबसे पहले का आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और ये नी इंजरीज जो है ये बड़ी कॉमन है, और ओपीडी ऑनलाइन के फोरम पे यूजुअली हम जो बात करते हैं वो लेमैन बंदों के लिए कि जो एवरीडे प्रॉब्लम हम अपनी ज़िंदगी में कम अक्रॉस करते हैं, तो हम प्योर यानी वो बातें नहीं करते जो मेडिकल रिलेटेड हो। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कई दफ़ा कोई स्टेट से ट्रिप करके गिर गया या कोई खेलते हुए गिर गया, वो लिम्प करता हुआ आता है, और अक्सर फैमिलीज कई दफ़ा ये इमरजेंसी फिजिशियन उनके एक्सेस करवा लेते हैं। जब एक्सेस देखते हैं तो वो कहते हैं जी कि अल्लाह का शुक्र है कि एक्सेस नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझसे पेन नहीं बियर हो रही है और मुझसे चला नहीं जा रहा। तो अब व्हाट टू डू नो, इनहेरेंटली हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे मिथ्स एंड बिलीफ जो होते हैं उसका सोसाइटी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब मैं भी ऑर्थोपेडिक सर्जन ही था तो इवन मेरी जो फैमिली होती है, अगर कोई गिरे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। ऑब्वियसली फ्रैक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जो तवज्जो तलब है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर तरह की जो दर्द होती है उनमें एक ही वजह हो, दैट्स अ फ्रैक्चर। अक्सर हम लोग ये बात समझने में फोकस नहीं करते या कासिर होते हैं कि जो हड्डी होती है, अगर उसके इर्द गिर्द अल्लाह मियाँ ने कैप्सूल, लिगामेंट्स और मसल्स रखे हैं, एक्सेस अगर नॉर्मल भी हों तो वो चीज़ें जो हड्डी से कम स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह मसल्स आ जाते हैं, जिस तरह लिगामेंट्स आ जाते हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं, तो उनकी चोटें भी हो सकती हैं, और वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के ऊपर डालती है। अगर लिगामेंट की इंजरी आ जाए, मसल्स की इंजरी आ जाए, तो उसके साथ भी बंदा नहीं चल सकता। एक्सेस हमें सिर्फ बोन्स का बताते हैं, एक्सेस हमें सॉफ्ट टिश्यूज का नहीं बताते। सॉफ्ट टिश्यू के लिए हमें दूसरे टेस्टों की जरूरत आती है, वो सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एक्सेस नॉर्मल भी हो और जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग भी हो, तो फिर सबसे पहला काम यह आता है कि किसी पेशेंट का यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए हमें एमआरआई की जरूरत होती है, क्योंकि एमआरआई हमें सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट्स, मेनिस्कस और मसल्स का बताता है। लेकिन एमआरआई इज अ टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट, और वो इमीडिएटली यूजुअली परफॉर्म नहीं किया जाता। और दूसरी, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर हमें एमआरआई की जरूरत नहीं होती, दे मैनेज वेरी नाइसली कंजर्वेटिवली। अब देखें, हम आज का जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं घुटने की चोट के ऊपर। तो घुटने के ऊपर एक दफा अगर हम समझें तो एक बड़ा सिंपल सा चीज है, ये ऊपर वाली बोन है और ये नीचे वाली बोन है। अब आप ये सोचें कि अगर बोन एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, चलते हुए बोन आगे भी जा सकती है और ये पीछे भी जा सकती है, ये इस तरह भी खुल सकती है, इस तरह भी खुल सकती है। तो अल्लाह मियां ने साइड्स पे एक रस्सियां रखी हुई हैं जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। इधर से ये स्टेबल है, इस साइड से इधर से ये स्टेबल है,
और बीच में किस क्रॉस लिगामेंट है, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, ये इन्हें आगे पीछे जाने से रोकते हैं। और दूसरी नेचर की आप खूबसूरती ये समझे कि अल्लाह ताला ने घुटने के अंदर बीन शेप की, सी शेप की 2 झिल्लियां रखी हुई हैं जिन्हें हम मेनिस्कस कहते हैं। इन मेनिस्कस का काम क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट मूव करता है वो यूजुअली पिवोट पे मूव कर रहा होता है, वो आगे पीछे नहीं जा रहा होता। क्योंकि अगर हमारा जॉइंट आगे पीछे इतना जाएगा तो यू कैन इमेजिन मैकेनिकली कि इससे तो वी एंड टीयर बहुत ज्यादा हो जाएगा और जोड़ के घिसने का अमल तेज हो जाएगा। अगर किसी के लिगामेंट्स की इंजरी है तो पहली चीज ये है कि एक और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा मिथ है कि कोई भी मस्कुलोस्केलेटल हड्डी या पट्टों की चोट लगे तो लोग उसकी गर्म टकोर करते हैं। तो इसके एक जनरल रूल ऑफ थंब को समझने की जरूरत है कि वहां पे सोजिश ऑलरेडी है। अगर हम गर्म टकोर करेंगे तो उससे सोजिश बढ़ेगी और दर्द भी बढ़ जाएगी। आइडियली जब ताजा कोई चोट आए, या हमारी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि कोई ऐसा चोट, एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूं कि 3 हफ्ते से कम के अरसे में पेशेंट आता है पेन और स्वेलिंग के साथ, तो उसमें बर्फ की टकोर करते हैं। बर्फ की टकोर क्या, सिंपल सी चीज, आप बर्फ कुट के शॉपिंग बैग में डाल के टॉवल के अंदर रख के उस जॉइंट के इर्द गिर्द बर्फ की टकोर करें ताकि स्वेलिंग कम हो। स्वेलिंग कम होगी तो ना सिर्फ उससे पेन बेहतर होगी, सोजिश भी कम होगी, मोबिलिटी भी बेहतर आ जाएगी। दूसरी ये चीज है कि अगर बंदा कह रहा है कि उसे वजन ही नहीं डालना चाह रहा, तो अब अगर ये साइड के लिगामेंट स्ट्रेच हो गए, अब लिगामेंट की जो इंजरी है वो 3 तरह की आती है। एक जिसे हम बड़ा कॉमन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि पाँव या टखने के अंदर मोच आ गई है, उसमें वो लिगामेंट स्ट्रेच हो गए। एक आता है कि अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगी तो कुछ फाइबर्स टूट के कुछ रह गए, इसे कहेंगे पार्शियल इंजरी। एक आता है जिसमें कंप्लीट टूट जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत सारे लिगामेंट की जो चोट है, अगर हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दें, एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट से मुराद है कि नी मोबिलाइजर आता है, एक पट्टा आता है जिसमें मेटल बार्स फॉर्म के अंदर आती हैं, वो घुटने के ऊपर और नीचे लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि घुटना अननेसेसरी मूव नहीं करेगा। आइस पैकिंग करें, एनाल्जेसिया यानी दर्द की दवाइयां दें और अपनी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी रखें, तो घुटने की बहुत सारी जो इस तरह के मसाइल हैं वो 3 हफ्तों के अंदर बेहतर आ जाते हैं। तो आखिर में जस्ट इसको रिकैप करते हुए कहूंगा कि कोई बंदा अगर ट्रिप कर गया या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, दो के एक्सेस नॉर्मल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम सॉफ्ट टिश्यू की भी आ सकती है। और सॉफ्ट टिश्यू की भी जो प्रॉब्लम आती है वो भी अपना एक असर रखती है, अपना एक इम्पैक्ट रखती है। अब टाइप्स की अगर बात करते हैं हम, तो देखें घुटने के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि सी शेप के 2 झिल्लियां होती हैं। अब घुटना ऐसे मूव कर रहा है, अगर ये झिल्ली टूट के बीच में फ्री पीस मूव कर रहा हो तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर घुटने के बीच में एक झिल्ली का टुकड़ा आ जाए, जैसे एक ट्रक स्लोप से नीचे आ रहा हो तो उसके नीचे जैसे एक ईंट रख दे तो 40 टन का ट्रक रुक जाता है, जैसे ट्रक के टायर के नीचे एक ईंट रखने से। तो इमेजिन कि अगर एक छोटी सी झिल्ली घुटने के बीच में इधर आ जाए तो घुटना लॉक भी तो हो सकता है। पेशेंट कह रहे हैं कि मुझसे घुटना सीधा नहीं हो रहा, या अगर पीछे फंसेगा तो वो कहेगा मुझसे फ्लेक्स नहीं हो रहा। तो ये इस तरह की चोट यूजुअली मेनिस्कस से इंजरीज आती है। लेकिन अगर इस तरह की भी इंजरी है तो शुरू में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके उसे स्ट्रेटन अप करके रेस्ट, आइस पैकिंग और नी मोबिलाइजर देते हैं, एंड वी वेट फॉर द 3 वीक्स। बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम है कंजर्वेटिव से बड़े अच्छे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर 3 हफ्ते के बावजूद प्रॉब्लम परसिस्ट करें और वो बेहतर ना हो तो फिर हमें MRI के लिए जाना पड़ता है, वो हमें फिर सॉफ्ट टिश्यू के बेहतर बताएगा। जी अच्छा सर, आपने जिस तरह से बताया कि हम MRI करवाते हैं जब भी कोई घुटनों की चोट हो, उसकी तशखीस के लिए, जब हमें एक्सरे पे कोई चीज़ ना मिल रही हो, लेकिन MRI जैसे कि काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है तो कई लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं उस सेंस में। लेकिन क्या ऐसे कोई और तरीके हैं या टेक्निक्स हैं फिगर आउट करने के लिए कि कोई चोट लगी है या नहीं लगी? क्या डॉक्टर्स खुद बिना टेस्ट के भी ये डायग्नोसिस निकाल सकते हैं? इस बारे में ज़रा हमें एजुकेट करें कि क्या ऐसे टेस्ट हैं जो और करवाए जा सकते हैं। डॉक्टर हया, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही कि MRI एक एक्सपेंसिव टेस्ट है, लेकिन एक एक्सपेंसिव होने के अलावा ये इतना फ्रेंडली टेस्ट भी नहीं है। आधा घंटा टनल के अंदर लेटना, बहुत सारे लोगों को इससे सांस में उलझन घुटन से महसूस होती है, जिसे हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो MRI हर पेशेंट में जरूरत भी नहीं होती। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट नहीं चल रहा, उसकी स्वेलिंग है, तो ये पहले तो कंजर्वेटिव मेजर्स करें। ठीक है, आप उनको नी मोबिलाइजर दे दें, उसके साथ वो मूव कर सकता है, उसके चलने पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, 3 हफ्तों में जब बहुत सारी पेन सोजिश कमर सेटल हो चुका होता है,
पेन कदरें बेहतर हो चुकी थी। ठीक है। अक्यूट सेटिंग के अंदर कभी भी हमें कुव्वत के साथ पेन को चेक नहीं करना चाहिए। सही है। क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेन में है, तो हमारे टेस्ट उस पेन का एग्जेजरेट कर देंगे। सही है। 3 हफ्तों में जब पेन बेहतर आ जाती है तो क्लिनिकली आप क्या करते हैं कि अगेन से रेजिस्टेंस मूव करके देखते हैं कहीं जोर खुल तो नहीं रहा साइडों पे, या पांव पे बैठ के आगे पीछे मूव करके देखते हैं कहीं घुटना बहुत ज्यादा दूसरे घुटने के मुकाबले में फ्री प्ले तो नहीं दे रहा आगे की तरफ या पीछे की तरफ। सही है। और आखिर में ये कि अगर एमआरआई ना भी हो सके और कि एक्सपेंसिव होने के अलावा, क्लस्ट्रोफोबिया होने के अलावा एमआरआई हर पेशेंट का भी नहीं हो सकता। कुछ पेशेंट के अंदर मेटल इम्प्लांट्स डले हुए हैं, तो मेटल अगर डली है विच इज नॉट एमआरआई कंपेटिबल, जैसे टाइटेनियम जो है वो तो एमआरआई कंपेटिबल है, लेकिन अगर वो टाइटेनियम ही है एंड वी आर नॉट सर्टेन, तो इवन एक्सपेंसिव भी हो तो पेशेंट बियर भी कर सकता, तब भी हम एमआरआई नहीं करवा सकते। उस सूरत में हम फिर क्या करते हैं कि स्ट्रेस व्यू के साथ एक्सेस करते हैं। अगर स्ट्रेस व्यूज के अंदर ये जोर खुल रहा है तो वो इसको डिपेक्ट कर देगा कि देयर इज मोस्ट प्रोबेबली लिगामेंट इंजरी। ठीक है। और अगर मैकमेनिक टेस्ट होता है उसमें झिल्ली को घुमा के देते हैं कि घुटना लॉक तो नहीं हो रहा, अगर घुटना लॉक हो रहा है तो वो भी बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होगा कि वो मेनिस्कस की इंजरी है। चलिए, सही है। डॉक्टर उस्मान, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि गिरने के बाद, घुटने पे चोट लगने के बाद जिसमें सोजिश आ जाए, चलना मुश्किल हो जाए, तो शुरू में क्या करना है? टकोर करनी है, नी एम्बोलाइज करनी है, रेस्ट करना है, और सब में शुक्र है टेस्ट वेस्ट ये एमआरआई पे नहीं जाने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी बात, रिलीफ की बात आपने बताई है। चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं कि उस माइनॉरिटी, कम लोग पेशेंट्स के बारे में जिनको एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। चले एमआरआई करवाया, आपने बताया कि एक टनल में लेट कर कुछ देर, आधे घंटे में वो इमेजेस लेते हैं, शुक्र है नुकसानदेह टेस्ट नहीं है। तो एमआरआई हो गया। आप एमआरआई होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने बताया था कुछ रस्सी जैसी लिगामेंट्स होते हैं, कुछ मेनिस्काई होते हैं, उनमें जो इंजरी आती है वो जो कि रेस्ट से नहीं ठीक हो रही और एमआरआई से डायग्नोज हो गई, उसके बारे में क्या किया जाता है? कोई सर्जरी होती है, सुना है कोई होल वाली सर्जरी है, कोई लेज़र वाली सर्जरी है, या और कोई तरीका होता है? सही। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा, बड़ा लॉजिकल और बड़ा वेल नीडेड क्वेश्चंस है कि जिसके बारे में हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा मिथ है। लेकिन एक बात मैं री एम्फसाइज करके आपके बाकी सवालों का जवाब दूंगा कि हमने लफ्ज़ टकोर का आपने इस्तेमाल किया, तो आज का मेरा थीम यही है कि ताज़ा चोट के अंदर टकोर गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। तो रिमेंबर, इफ इट इज लेस देन 3 वीक्स, तो जनरल रूल ऑफ थंब हम उसे फ्रेश इंजरी समझते हैं तो उसमें बर्फ की टकोर करते हैं, गर्म टकोर नहीं करते। अच्छा जी, अब आपने कहा कि एमआरआई आ गया, उसके अंदर मेनिस्कस की इंजरी आ गई, या लिगामेंट जैसे आगे वाले को एंटीरियर क्रूशिएट कहते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, उसकी इंजरी आ गई। तो अब क्या करना है? मैंने कई दफा देखा है, आजकल हमारे पास एक पेशेंट की नई वैरायटी है, आई एम जस्ट किडिंग, बट अदर देन द किडिंग दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में और ट्रीटमेंट के अंदर आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशेंट के अंदर भी बड़ी आ गई है। वो चैट जीपीटी करके देखते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट सम थिंग्स। कई दफा हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि एमआरआई के अंदर लिखा होगा जी देयर इज अ कंप्लीट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। पेशेंट आपके पास जब आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री, उसके बाद एग्जामिनेशन है। हमने एमआरआई का इलाज नहीं करना, हमने अलामात का इलाज करना है। कई दफा पेशेंट के रिपोर्ट में लिखा होता है ईसीएल इंजरी, वो चैट जीपीटी करते हैं, वो कहते हैं हो ये तो की होल सर्जरी होगी, लेजर सर्जरी की, सर्जरी नागज़ीर है। तो लेकिन ये कि पेशेंट को चलते हुए लगता ही नहीं कि उसका घुटना निकल रहा है, पेशेंट स्टेबल है, उसे ओकेजनल पेन हो रही है, तो आप उसको सर्जरी ऑफर नहीं करेंगे। हमने एमआरआई का इलाज नहीं करना, हमने पेशेंट का इलाज करना है। इसलिए हमारे मेरे क्लिनिक्स में, जो मेरा स्पोर्ट्स मेडिसिन में इंटरेस्ट भी है, बहुत सारे पेशेंट आके ना बजाय हिस्ट्री देने के सबसे पहले एमआरआई आगे रखते हैं। डॉक्टर साहब इट्स वेरी क्लियर, ये तो इंजरी है तो सर्जरी होगी, तो आप बताएं सर्जरी किस तरह होगी एक्सेट्रा। तो मैं नहीं कहता कि आप एमआरआई, आई नेवर सी दी रिपोर्ट्स फर्स्ट, मैं उन्हें एक तरफ करके कहता हूं पहले आप मुझे बताएं आपका प्रॉब्लम हुआ कैसे और आपको व्हाट मेक्स यू टू कम टू मी, आपका प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप मेरे पास आए। अब हम पहले लिगामेंट की इंजरी को एड्रेस करते हैं। अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है, पेशेंट कहता है जब मैं चलता हूं मुझे लगता है कि मेरा पाँव घुटना झूल जाएगा या मेरा घुटना, मैं रुकता हूं तो जाहिर बात है देखें पाँव तो पंजों के साथ फौरन रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाली जो हड्डी है वो तो इनर्शिया से मूव करती है ना, उसे लगता है मैं एकदम गिर जाऊंगा, इसे कहते हैं गिव वे, कि मैं गिर जाऊंगा। अच्छा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और क्लिनिकली भी ग्रॉस प्ले आ रहा है,
फिर तो उसको सर्जरी की जरूरत है। अब सर्जरी वो कौन से कैंडिडेट है जिन्हें सर्जरी की जरूरत है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग चल फिर रहे हैं एट द एज ऑफ 50 to 60 एंड दे हैव ACL इंजरी बट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उसकी रीजन क्या है कि अगर उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो ऑफिस चेयर पे बैठे काम किए, उसके बाद जाके उन्होंने घर जाके डाइनिंग टेबल पे खाना खाया और सोफे पे बैठ के टीवी देखा और सो गए, तो हर ACL इंजरी को हमने एड्रेस नहीं करना होता। हाँ, अगर लगेगा घुटना बार बार निकल रहा है, वी हैव टू एड्रेस। अब इसमें आते हैं हाई एक्टिविटी पीपल, जैसे जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक फुटबॉल है। मेरे ख्याल से मोर देन 30% ऑफ द चेल्सी, मैड्रिड, रियल क्लब जो है, उनके पेशेंट्स की ACL की इंजरी हुई है, क्योंकि वो तो हाई एंड स्पोर्ट्स है, कभी आगे भाग रहे हैं कभी पीछे भाग रहे हैं, तो इंस्टेबिलिटी वो बियर नहीं कर सकते, उनको डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ये लग रहा है कि चलते हुए मेरा घुटना निकल रहा है, तो उनको सर्जरी की जरूरत है। लेकिन एज, एक चीज याद रखें, एज इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, एक नंबर है। लेकिन कई दफा कुछ लोग आते हैं, उनकी एज 20 साल की होती है, वो 10 स्टेज चले तो उनका सांस फूल जाता है ऐसे। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो वो कह रहा है उसका चलना फिरना ही नहीं है, तो ACL की सर्जरी करके हम अचीव तो नहीं कुछ करेंगे। तो एक तो उसकी इंडिकेशन ये नी इंस्टेबिलिटी, आपको लगता है चलते हुए आप गिर जाएंगे, आपका घुटना जब वो स्टेबल नहीं है, यस, देन वी थिंक ऑफ सर्जरी। यंगर पॉपुलेशन में एक सेकंड रीजन जो सोची जाती है कि सर्जरी इसलिए भी कर देनी चाहिए, दो कि वो स्पोर्ट्स ना भी करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा नी जॉइंट ऐसे मूव नहीं करता, वो पिवोट पे मूव करता है। जब ACL टूटा होता है तो वो अननेसेसरी आगे पीछे होता है। वो आर्थराइटिस जो उम्र 45 से 50 साल के बाद आना होता है, वो यूजुअली अगर हम इसे एड्रेस नहीं करेंगे तो वो 5 साल पहले आ जाएगा। एक तो ये सर्जरी के कैंडिडेट आ जाते हैं। दूसरा सर्जरी के कैंडिडेट वो है कि अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि मेरा ना घुटना अटक जाता है, यानी मैं कई दफा चलता हूं तो मुझे फंस जाता है, मुझे बड़ी दिक्कत, अनकंफर्टेबल होती है, मुझे रुकना पड़ता है, मैनोवर्स वो घुमाते हैं बेचारे, किसी तरीके से वो टूटी हुई झिल्ली इसे निकल जाए ताकि वो फ्रीली मोबाइल कर ले। अगर घुटना लॉकिंग है रिगार्डलेस ऑफ द एज, तो उसकी एक फिर सिंपल सर्जरी करना पड़ती है, और वो सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। जैसे एक स्टिच लगता है, जितनी बच्चों की पेपर पेंसिल्स होती है उतना आप इसके अंदर पहले कैमरा डालते हैं और दूसरी तरफ एक सिंपल हुक डाल के, भला MRI जो भी हो, फर्स्ट आप डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी करके कंफर्म करते हैं क्या वाकई इनको लिगामेंट की इंजरी है भी कि नहीं, या इनको मेनिस्कस की इंजरी है कि नहीं। अगर वो कंफर्म है, वो टूटी हुई झिल्ली जो है उसको उतने हिस्से को आप ट्रिम कर देते हैं, उतने हिस्से को शेव कर देते हैं, ठीक है। और जैसे एक स्टिच है और ये डेके सर्जरी, इसमें दाखिल भी नहीं होना पड़ता, यूजुअली इट्स नॉट पेनफुल, ये बेरेबल। ठीक है सर, मुझे जरा ये बताएं कि कितना टाइम लगता है कि एवरेज एक बंदे को रिकवर करने में एक सर्जरी के बाद, या फिर एक नॉर्मल चोट लगती है जैसे नी जॉइंट की, तो उसमें कितना टाइम लगता है उसको हील होने में? 90% केसेस के अंदर जो चोटें होती हैं वो तो 3 हफ्तों के अंदर कंजर्वेटिव बड़ी अच्छी ठीक हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि 60% पॉपुलेशन में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिससे कभी नी जॉइंट का स्प्रेन आया हो, ठीक है। जिनकी हम सर्जरी करते हैं कैमरे के साथ, यूजुअली उनका एक रिजीम आता है, 5 हफ्ते तक हम नी मोबिलाइजर लगाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, फिर ग्रेजुअली 20 डिग्री बढ़ाते जाते हैं। 3 महीने के बाद इनवेरिएबली वो वापस आ जाते हैं। अगर हाई एंड स्पोर्ट्स करते हैं तो वो फिर 5 महीने लगते हैं और उसके बाद वो खेलते हैं। जैसे टू ऐड इन योर नॉलेज कि जो मेसी है और रोनाल्डो है, इन दोनों घुटनों की ACL सर्जरी हुई है। अच्छा। और दे आर स्टिल प्लेइंग वेरी वेल। तो ये एक सर्जरी, तो अगर टाइमली जैसे अगर आप इंटरवेंशन कर दें तो वो लॉन्ग चलता है, सर जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हम अपने ओपीडीज में भी देखते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में, कि जो जरा बुजुर्ग हो जाते हैं उनको हम लोग एडवाइस कर देते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करा लें, स्पेशली वो जिनको डिफिकल्टी हो रही होती है, मुश्किल हो रही होती है चलने में। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और जो सर्जरी जो आपने बताई हैं जो कि चोट लगने की सूरत में हम करवाते हैं, क्या ये सेम चीज है या एक डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं? ये ना बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा। किसी को जो जॉइंट चेंज करना आता है वो एक मेजर सर्जरी के अंदर आता है, उसका इंसिडेंस साइड भी बड़ा है, आपने एक्यूरेट मेजरमेंट करके एक्यूरेट साइज का इम्प्लांट डालना आता है, ठीक है। ये जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये तो जस्ट आप कहें कि 1 to a few स्टिचेस की गेम है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दिस इज अ डे केयर सर्जरी, और इसमें एक्टिविटी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और ये बड़ी लेस पेनफुल है। ठीक है, सही है। अब
जी डॉक्टर उस्मान, तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई कि जब चोट लगे तो ठंडी टकोर करते हैं। सिर्फ 3 हफ्ते के बाद गरम दर्द को कम करने के लिए गरम टकोर कर सकते हैं, लेकिन जो ताज़ी चोट है जिसमें सोजन है, सोजन को कम करने के लिए ठंडी टकोर करते हैं। एक्सरे नॉर्मल हो फिर भी ऐसी इंजरीज हो सकती हैं जो कि एक्सरे में नजर नहीं आती, वो सॉफ्ट टिश्यूज कहलाते हैं, उनकी होती हैं। और अगर वो हो जाए तो उसके बारे में क्या करना है, 3 हफ्ते का रेस्ट है, इम्यूलाइजेशन है, उसके बाद क्या करना है। और अगर सर्जरी तक नौबत आती है तो आपने ये भी बताया कि सर्जरी बहुत छोटे छोटे होल्स के जरिए, कैमरे वाली सर्जरी कह सकते हैं, वो होती है। डॉक्टर उस्मान, पता है मेरी भी हुई है, और मैं फुटबॉल बच्चों के साथ खेल रही थी, कर ली अपने नी इंजरी करवा ली, मगर शुक्र है टाइमली हो गया, और अब अल्लाह का शुक्र है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये, और अगर ये मैं नहीं करवाती तो चलता रहता और वही फिर आर्थराइटिस डेवलप हो जाता, 1 से 2 चीज, बहुत सारे मसाइल। और तो इसलिए ये अहम टॉपिक डॉक्टर उस्मान आपके सामने लेकर आए हैं कि जो चीजें करनी चाहिए, जिन चीजों से आप बच सकते हैं, टाइमली क्या करना है, किसके पास जाएं, हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं, जैसे हमारे अपने डॉक्टर उस्मान हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं, बहुत आपका शुक्रिया। एंड इसके बाद हम और भी हड्डी के टॉपिक और तकलीफ लेकर आएंगे, डॉक्टर उस्मान से पूछेंगे, उनको दोबारा सहमत देंगे। डॉक्टर उस्मान, अगर आप लास्ट इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। और फिर लास्ट यही है कि अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, और प्लीज आप एमआरआई रिपोर्ट पढ़ के उसे गूगल करके ये ना सोचे कि क्या करना है। आपका जो फिजिशियन है वो आपकी हिस्ट्री पे बेहतर फैसला कर सकता है कि वेदर यू नीड सर्जरी, यू डोंट नीड सर्जरी। हमने एमआरआई का इलाज नहीं करना। तो दिस इज द स्टोरी, थैंक यू सो और दिस इज एड्रेसेबल इशू। थैंक यू डॉक्टर समर, आपने को होस्टिंग के लिए और अपना टाइम देने के लिए। डॉक्टर उस्मान, थैंक यू। हमें उम्मीद है आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगले टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।